है दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन को देश भर में वितरित करने के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया है। हमने कल एक चर्चा की थी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है तैयार हो चुका है, जो इंश्योर करता है कि जब वैक्सीन बन जाएगी तो उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो हर कंट्री के लिए। तो वैसे ही इंडिया के अंदर उसी तर्ज पर एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और वो प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों कोविन। और इसको स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर के लॉन्च किया है। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन नाम से। अगर कोविन की मैं बात करूं तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कोविन का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोविन का पूरा नाम है दोस्तों कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो ये इसका पूरा नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो कोविन का ये पूरा नाम हो गया दोस्तों। और कोविन इसका सही उत्तर रहेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ये इंश्योर करता है, एक्चुअल में क्या है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि जब वैक्सीन बन जाए उसको कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है सेटअप किया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया, ये अपने आप में पहला ऐसा स्टार्टअप है इंडिया का जिसमें ये चीज़ें विकसित की जा रही हैं कोविन और कोविन नाम से। इसमें क्या किया गया है, लोगों को आमंत्रित किया गया है कि अपने अपने आकर के सुझाव दें। इसमें कई स्टार्टअप्स को, आईटी प्रोफेशनल को क्या किया गया है, आमंत्रण भेजा गया है। और उस आमंत्रण में क्या किया गया, बाद में क्या किया जाएगा, जब ये सक्सेसफुल इसका हो जाएगा क्रियान्वयन, यानी सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वैक्सीन का, उसके बाद 5 कैंडिडेट क्या किए जाएंगे, इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उनको इनाम दिया जाएगा 2-2 लाख रुपए का। और फर्स्ट टॉप 2 जो होंगे, टॉप 2 को एक अलग नाम दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट कैंडिडेट को दिया जाएगा 40 लाख का और सेकंड कैंडिडेट को दिया जाएगा 20 लाख का। तो एक तरह से ये क्या है, एक अभियान है जिसमें लोगों को आमंत्रित किया गया है कि कैसे इसकी भागीदारी जो है बढ़ाई जा सके, कैसे नए नए आइडियाज़ ला करके कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रॉपर हो सके। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाई पावर इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के मामले में भारत दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है। तो हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो बनाने का लक्ष्य है इंडिया ने रखा है, वो अभी कंप्लीट हो गया कि यानी छठे नंबर का देश जो है वो बन गया है इंडिया हमारा। इससे पहले अगर अलग देशों की बात करूं तो रूस, चीन, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश जो हैं इससे पहले हाई पावर के जो है इलेक्ट्रिक इंजन जो है बना रहे हैं। तो रेल मंत्रालय और अल्स्टॉम फ्रांस की जो कंपनी है, उन्होंने समझौता किया था 2015 के अंदर। 2015 से लेकर के आज क्या है, 2020 हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं काम चलते को। और तब इन्होंने बहुत बड़ा एफडीआई जो है, अभी तक का भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा एफडीआई यानी विदेशी निवेश जो थी 25,000 करोड़ रुपए का इन्होंने प्राप्त किया था। और तब से ये कंटिन्यू जो है बिहार के अंदर हमारी एक फैक्ट्री है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। तो उस फैक्ट्री के अंदर क्या किया जा रहा है, हाई पावर इलेक्ट्रिक इंजन का जो है निर्माण किया जा रहा है हमारे रेलवे के लिए। और इसका लक्ष्य क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक इंडिया की पूरी रेल सर्विस जो है 100% जो है इंडियन रेलवे जो है वो ग्रीन रेलवे बन जाएगा। ये इसका लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक 100% क्या कराना है, इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना है, यानी जीरो एमिशन, यानी कोई भी क्या नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक इंजन जिसमें लगे होते हैं उसमें कुछ धुआं नहीं निकलता। तो ये इसका लक्ष्य है। और भारतीय रेलवे की अगर मैं बात कर लूँ तो रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जो फिलहाल जो हैं हमारे बीके यादव जी हैं, और केंद्रीय रेल मंत्री जो भारतीय रेल के हैं, यानी हमारे रेल मंत्री जिसको हम कहते हैं पीयूष गोयल हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी हमने साझा आपसे कर ली है। 2030 तक 100% जो है इसका लक्ष्य रखा गया कि ग्रीन रेलवे का। इसलिए इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जा रहे हैं हाई पावर के, और दुनिया में कुछ ही एक ऐसे देश जो है बना रहे हैं, जिसमें से इंडिया एक है, वो छठे नंबर का देश बन चुका है। इससे पहले 5 कंट्रीज़ और बना रही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी के निलंबन को कितने समय के लिए और बढ़ा दिया है। तो आईबीसी का निलंबन, सबसे पहले अब आईबीसी है क्या। आईबीसी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी जो कंपनियां या जो लोग जो है दिवालिया हो जाते हैं उनके लिए एक तरह का कोड है, कानून है आईबीसी।
तो पहले इसका जो निलंबन कर दिया था इसको, यानी सस्पेंड कर दिया था इस कानून को, और निलंबन जो ख़त्म हो रहा था वो इसी 25 दिसंबर को जो है वो ख़त्म हो रहा था 25 दिसंबर को। लेकिन कोविड-19 के चलते अभी बहुत सारी कंपनियां क्या आ गई हैं, जो है रोड पर आने के कगार पर हो गई हैं, यानी काफ़ी कंपनियां जो फेल हो गई हैं। और उस चक्कर के चलते 25 मार्च 2020 से लेकर के जब हमारा लॉकडाउन का पीरियड की नेशनल लॉकडाउन पीरियड जो है स्टार्ट हुआ था, और अगले 25 मार्च 2021 तक का टाइम दे दिया गया है। यानी हमारे जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने टाइम दिया है कि इस 1 साल के दौरान जो है किसी को कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। तो आईबीसी इसी तरीके का कानून है जो इस चीज़ को अलाउ करता है, और इन्होंने 1 साल का टाइम दिया है। फ़िलहाल इन्होंने 3 महीने का और बढ़ा दिया, यानी 25 मार्च 2021 तक जो है इसका एक्सटेंशन दे दिया है। तो 2021-25 मार्च को लॉकडाउन और जो कोविड-19 के चलते पूरा 1 साल हो जाएगा। तो ये जो है कानून जो लेकर के आए गए थे, आईबीसी कोड जो बनाया गया था 2016 के अंदर बनाया गया था दोस्तों। 2016 के अंदर ये चीज़ें बनाई गई थी। और ये क्यों बनाया गया था, एनपीएससी यानी बैंकों के कुछ एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो काफ़ी सारा लोन ले लेती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाती हैं उनकी लिस्ट के अंदर, यानी वो ऋण नहीं चुका पाती है तो वो दिवालिया होने के कगार पे आ जाते हैं। तो बाद में उनके एसेट्स को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। वो आईबीसी कोड के तहत इसके नियमों के अनुसार ही बेचा जाता है। तो फिलहाल जो है आईबीसी 2016 में स्थापित हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष जो हैं एमएस साहू। तो क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है कि आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का अध्यक्ष कौन है, फिलहाल एमएस साहू है। तो इसमें वित्त मंत्रालय की भी बात हुई है। वित्त मंत्री हमारे को पता है, हमारे वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, और राज्य मंत्री की अगर मैं बात कर लूँ तो अनुराग सिंह ठाकुर है। तो अनुराग सिंह ठाकुर है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आजकल राज्य मंत्री पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सभी को पता होता है कि हमारे वित्त मंत्री जो है कि निर्मला सीतारमण है। इससे पहले जो निर्मला सीतारमण थी वो हमारी रक्षा मंत्री थी, बाद में इनको जो है केंद्रीय मंत्री जो है वित्त मंत्रालय का बना दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों 3 महीने तक इसका एक्सटेंशन दिया गया आईबीसी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में पक्षी की मृत्यु दर कम करने के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाने की घोषणा की है। किस पक्षी की मृत्यु दर कम करने के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाने की जो है वो घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा पक्षी है। तो मोर आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और जिस पक्षी की यहाँ पे बात हो रही है आंसर पहले उसको टिक कर लेते हैं। आंसर है दोस्तों हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका राजस्थान का राजकीय पक्षी है दोस्तों। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है, GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अब इसको बचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकी जो है शिकार हो रहा है और इनको संरक्षण की आवश्यकता है, इसीलिए इसको क्या राजकीय पक्षी बनाया गया है। तो हाई टेंशन जो वायर्स हैं, जो बिजली की तारें हैं, उन पर एक फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है लगाने की घोषणा की गई है। एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या होते, एक तख्ती टाइप होती है जिसमें चमकीली तख्ती होती है, वो क्या कर दी जाएंगी, वो तारों पे टांग दी जाएंगी, जो इसमें रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, यानी एक चमकीली सतह होती है उनकी, और वो 50 मीटर दूर से ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और जो हमारे पक्षी होंगे उनका रास्ता जो है वो अपना रास्ता इस चीज़ से बदल लेते हैं रिफ्लेक्ट होकर के, क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी जाती है। तो ये ऑलरेडी विदेशों के अंदर जो है इसका ट्रायल पूरा हो चुका था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो इसलिए जो है अभी इसको यहाँ पे लगाने की घोषणा की गई है। तो इसमें एक मंत्रालय की चर्चा हुई है, क्योंकि आप आज काफ़ी मंत्रालय जो है हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसके केंद्रीय मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, और ये चीज़ें इन्होंने घोषणा की है लगाने की, GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये लगाया भी राजस्थान के अंदर ही जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इतनी ही चर्चा। अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि भारत ने ITR ओडिशा से हाल ही में किस मिसाइल के सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस पर चर्चा कर लेते हैं कि सेना
सेना संस्करण, इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत लगातार बढ़ रहा है। एक अभियान चल रहा है कि सभी चीज़ें क्या हों, स्वदेशी हों। इसलिए जो हमारे सैन्य उपकरण हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, अब स्वदेशी बनाए जा रहे हैं। और जैसे इसमें हमारी संस्था जो काम करती है वो DRDO काम करती है, आपको पता है, और कुछ और संस्थाएँ इसमें लगी हुई हैं। तो अभी हाल ही में एक सेना संस्करण जो है एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ITR उड़ीसा से। ITR होता क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, एक ऐसी जगह जहां से हम मिसाइलें वगैरह का परीक्षण करते हैं। तो ITR उड़ीसा से, वहां की रेंज से एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उस जो मिसाइल का आपसे नाम पूछा गया है, तो मिसाइल का नाम हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। MRSAM। MRSAM ये इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो ये है। और इसको विकास किया है इसका DRDO ने, अगेन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हमारे DRDO ने। प्लस इसके साथ एक संस्था और मिली है और वो इज़राइल की है, इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, IAI। काफ़ी चर्चित है, ये भी इंडिया के अंदर काफ़ी काम करती है। तो DRDO प्लस IAI इन दोनों ने इसका क्या किया है, विकास किया, इसकी जो तकनीक है उसको विकसित किया है। जबकि इसका निर्माण जो है फिजिकली इसको बनाया है BDL ने। अब ये BDL क्या है, ये भी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। BDL है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसने इसका निर्माण किया है। तो DRDO के अध्यक्ष काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो ये आपको नाम जरूर याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है DRDO का। तो ITR उड़ीसा से एक सेना संस्करण जो है इस मिसाइल का, यानी सतह से हवा में मार करने वाली का जो परीक्षण किया गया है। और ये एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही चर्चा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग ने हाल ही में देश के प्रथम डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को किस नाम से लॉन्च किया है? अब पहले इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर है दोस्तों डिजीबॉक्स। डिजीबॉक्स नाम से क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। तो डिजीबॉक्स जो है एक तरह का क्या है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है और नीति आयोग के CEO ने लॉन्च किया है। नीति आयोग आपको पता है पहले प्लानिंग कमीशन चलती थी, बाद में नीति आयोग जो है इंडिया के अंदर आया, जिसके CEO फिलहाल जो हैं हमारे अमिताभ कांत जी हैं। तो अमिताभ कांत जी हैं, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीति आयोग के CEO कौन है? और नीति आयोग का पूरा नाम ये भी पूछा जा चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली के अंदर है और इसके अध्यक्ष खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब बात आ गई है नीति आयोग ने, ये क्या, ऐसा क्या है ये डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? एक्चुअल में क्या है कि डिजिटली जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है, स्टोर करने के लिए ये एक जो बनाया गया है एसेट मैनेजमेंट जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे आप अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है स्टोर कर सकते हो। और इसमें क्लाउड स्टोरेज को जोड़ा गया है। एक्चुअल में पहले भी ऐसी सुविधा थी इंडिया के अंदर, लेकिन अभी क्लाउड स्टोरेज नहीं थी। तो इसमें शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद क्लाउड स्टोरेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। भारत का ये पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो अभी क्या होंगे, बड़े बड़े अधिकारियों की या इम्पोर्टेंट लोगों की फ़ाइलों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि आप इस पर अकाउंट बनाओगे तो अपनी फ़ाइलें वहाँ पे रखोगे और बाद में आप विद इन 1 क्लिक जो है इनको शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। तो ये पहला फर्स्ट स्वदेशी स्टार्टअप है एक तरह का, जो खुद नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डिजीबॉक्स। इसमें इतनी ही चर्चा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी कोविड-19 पर अपनी एक नई किताब लॉन्च किया उन्होंने। तो उस किताब का नाम पहले आपको बता देता हूँ कि पहला ही आंसर इसका कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस किताब में है क्या? इस किताब में है कि कोविड-19 के दौरान कैसे कैसे इनको बचना चाहिए, कोविड-19 से क्या क्या लक्षण होते हैं और सरकार की क्या भूमिका रहती है, और इस पर बच्चों पर ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का, ये सारी चीज़ें अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कैलाश सत्यार्थी। इस पर हम क्वेश्चन इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि कैलाश सत्यार्थी एक नोबेल पुरस्कार विजेता है और इंडियन है। MP के विदिशा
के निवासी हैं, कैलाश सत्यार्थी, और एक एनजीओ चलाते हैं। इनका एनजीओ बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप याद रखिए, बचपन बचाओ नाम से क्या करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, बचपन बचाओ। और काफ़ी 1000 से ज़्यादा बच्चों को ये क्या कर चुके हैं, श्रमिक जैसी कंडीशन, यानी जहाँ पे ये वो लेबर का काम करते थे वहाँ से निकाल करके एक मेन स्ट्रीम के अंदर, समाज के मुख्य धारा के अंदर इन्होंने जोड़ा है 1000 से अधिक बच्चों के अंदर, और युवाओं के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। इसीलिए इसी के चलते 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। तो इन्होंने अपनी नई किताब लॉन्च की है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो इसमें इतनी ही बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सीधा आंसर पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इस दिन पारित हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। और फिलहाल 2020 में जो मनाया जा रहा है, 2020 में, तो हर साल इसकी थीम रखी जाती है। इस बार जो थीम रखी गई है वो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं, ये इसकी थीम है। और इसी के तहत जो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसमें उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर्स को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है अपने हकों के प्रति, कि किस तरीके से उनको, अगर कंपनियां चीट करती हैं तो उनके क्या अधिकार हैं, कहाँ पे वो केस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और 2005 में इसके तहत ही एक प्रोग्राम चलाया गया था, अभियान चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो। आपने काफ़ी बार सुना होगा ऑडियो वीडियो क्लिप्स में, पोस्टर में। और ये तब से अभियान चल रहा है, जागो ग्राहक जागो वाला। और इससे जुड़ा जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसका मुख्य आयुक्त जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, निधि खरे है। निधि खरे जी इनकी मुख्य आयुक्त हैं, और मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर है। तो इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, इसके साथ साझी की आपकी जानकारी काफ़ी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।